औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज इंटीग्रल इक्वेशंस में जिस तरह हमने पिछले लेक्चर से ही अडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए थे। अडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड क्या है वो पिछले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसी मेथड के मुताबिक आज हम मज़ीद इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इनमें सबसे पहले एग्जांपल 2 पर आप आ जाएं, जिसमें हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है u of x is equal to 13/3x minus 1/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। और इंटीग्रल कहाँ से है? 0 से लेकर 1 तक है। तो जिस तरह आपको इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, इस इंटीग्रल इक्वेशन को आप फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें। जब आप इस इंटीग्रल इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन f of x 13/3x के बराबर आ रहा है। लेम्डा हमारे पास क्या आ रहा है? -1/4। a हमारे पास 0 है, लिमिट है, और b भी 1 के बराबर, और ये जो कर्नल है k of x of t ये बराबर आ रहा है xt के। तो जिस तरह अडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड के मुताबिक हमारे पास जो सॉल्यूशन होती है सीरीज के फॉर्म में जो होती है कि u0 of x plus u1 of x plus u2 of x। u0 of x हमारे पास किसके बराबर होता है? अडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड के मुताबिक वो हमारे पास f of x के बराबर होता है। तो सो बाय यूजिंग दिस ADM मेथड u0 of x हमारे पास 13/3x के बराबर है। ठीक है, तो u1 of x फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हम कैलकुलेट करते हैं इस इंटीग्रल में u0 of t के वैल्यू को। ये रिकर्सिव मेथड से हम इस की इंटीग्रल इक्वेशन की सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं इस मेथड में। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप लोग पुट कर लें। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास 1/4 इंटू एक्स टी 13/3 टी डी टी। 13/3 और x कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर निकाल दें, और x भी कांस्टेंट है, उसी भी आप इंटीग्रल से बाहर निकाल दें, टी स्क्वायर रह जाता है। वेरी सिंपल इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करके आप लोग लिमिट पुट कर लेंगे तो इससे हमारे पास 1/3 आ जाएगा, मतलब -13/36 x हमारे पास आएगा। ये हमारे पास u1 ऑफ x की वैल्यू आ गई। फिर आता है हमारे पास u2 ऑफ x। तो u2 ऑफ x में हम क्या पुट करते होते हैं? u1 पुट करते होते हैं। u1 पुट करेंगे हम तो लेम्डा ये सारी वैल्यूज आप लोग पुट कर लें। ठीक है, -13/6 ये भी 36 ये भी बाहर निकल जाएगा, और x भी बाहर निकल जाएगा। उसी तरह बस टी स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा। उसी तरह इंटीग्रेशन करें तो आखिर में हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा, मतलब, और मल्टीप्लाई कर लें तो ये 13/4 32x हमारे पास आ जाता है। फिर u3 ऑफ x अगर आप मालूम करेंगे तो u2 ऑफ t और बाकी सारी वैल्यूज आप लोग पुट कर लें। वैल्यूज आप लोग पुट करेंगे तो जिस तरह ये भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट बाहर निकल गया, टी स्क्वायर की उसी तरह इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? मतलब 1/3x इंटू -13/1728 जो विच इज इक्वल टू -13/5184 इंटू x। ठीक है, ये u3 ऑफ x आ गया। बस आगे इसी तरह कैलकुलेट करते जाएंगे। तो जब हम ये सारी वैल्यूज उस इक्वेशन सीरीज में, मतलब इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये मतलब टर्म बन जाएगा एक तरह से। ठीक हो गया ना? तो मतलब, और ये जो है यहाँ पर एक माइनस है ना, ये एक ही दफा माइनस है, ये बाय मिस्टेक 2 दफा माइनस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 13/3 अगर आप ये देखें, इस सारे टर्म्स को देखें तो 13/3x हमारे पास कॉमन बनता है। जब 13/3x हमारे पास कॉमन बनता है तो रह जाता है 1 - 1/12 प्लस 1/144 माइनस 1/1728। ठीक है जी, अगर इसको देखें तो आप लोग इसको 12, ये सारे 12 के पावर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जिस तरह 12 का पावर 1 ये तो 12 ही होता है, 12 स्क्वायर हमारे पास 144, 12 क्यूब हमारे पास 1728 के बराबर होता है। तो अब आप देखें ये हमारे पास एक तरह से इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास इस शक्ल की सीरीज, मतलब ये हमारे पास एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है हमारे पास। ठीक है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, और इसमें जो आर होता है ना, ये आर की वैल्यू ये 1 होता है। असल में अगर हमारे पास ये आर एब्सोल्यूट, ये जो आर एब्सोल्यूट जो होता है ना, ये अगर लेस देन 1 हो तो फिर ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट होती है। लेस देन 1 ना हो तो फिर ये सीरीज फिर हमारे पास डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से देखें, हर टर्म अगला टर्म क्या होता है? एक तरह से आर की प्रोडक्ट की शक्ल में होता है। यहाँ पर ए है तो फिर यहाँ ए से आर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए आर से आर दोबारा मल्टीप्लाई कर लिया, ए आर स्क्वायर से आर दोबारा मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक हो गया ना? तो ये हमारे पास इस तरह ज्योमेट्रिक सीरीज है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो
इसमें मतलब ये इनिशियल वैल्यू a होती है, बाकी r जो मल्टीप्लाई होता जाता है वही हमारे पास मतलब r की वैल्यू अगर आपने मालूम करनी है इस क्वेश्चन में, तो इसमें अगर आप लोग देख लें, इसमें हमारे पास a की वैल्यू 1 है, ठीक हो गया। और इसमें हर टर्म के साथ क्या हो रहा है, तो वो ये 1/12 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है ना। मतलब 1 शुरू में 1 है तो हर टर्म के साथ, सॉरी 1/12 नहीं बल्कि -1/12 मल्टीप्लाई होता है। तो 1 पहले आगे आ गया, तो फिर जिस तरह मैंने आपको समझाया ना कि ये हर टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई होता जा रहा है, r मल्टीप्लाई होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर a है, a के साथ r मल्टीप्लाई कर दो तो ar आ गया, फिर ar के साथ r मल्टीप्लाई कर दो तो ar स्क्वायर के साथ r मल्टीप्लाई कर दो तो ar क्यूब, इसी तरह कंटिन्यू करते जाओ। तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 के साथ -1/12 मल्टीप्लाई किया तो -1/12, फिर दोबारा -1/12 के साथ -1/12 मल्टीप्लाई किया तो +1/12 स्क्वायर, फिर दोबारा -1/12 के साथ +1/12 स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो इट्स -1/12 क्यूब। इसी तरह आप लोग कंटिन्यू करते जाएं। मतलब यहाँ पर फिर इनिशियल जो यहाँ पर a होता है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है, a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/12, क्योंकि हर टर्म के साथ हम -1/12 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो ऐसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करने का फिर हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि फिर बराबर होती है मतलब अगर इस ज्योमेट्रिक सीरीज को अगर आप s इंफिनिटी से डिनोट कर लें तो ये बराबर होगी a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। a हमारे पास 1 है और r हमारे पास -1/12 है। तो इस वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दें 13/3 इंटू एक्स अपनी जगह पर, तो ये बनता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/12। तो इसका कैलकुलेशन से ये 12 ऊपर आ जाता है और 13 नीचे हमारे पास रहता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करें, कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 4 आर 12 ना, ठीक हो गया ना, 3 4 आर 12। तो ये हमारे पास फिर एक तरह से आ जाएगा, मतलब 4x कैलकुलेशन के बाद ये हमारे पास 4x आ जाएगा। मतलब इस इक्वेशन की सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, 4x है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास u ऑफ x इक्वल टू 4x इसकी सॉल्यूशन है। मतलब ये जो हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसके सम से हमारे पास क्या आया, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज से हमारे पास आया बाय यूजिंग दिस फार्मूला। मतलब हमने अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम मालूम करना चाहें तो बाय यूजिंग a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, दिस फार्मूला, इसके मुताबिक हमारे पास क्या आता है 12/13। कैलकुलेशन हुई तो फिर ये हमारे पास 4x तक महदूद रहेगा ये ओवरऑल सारा टर्म, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फिर क्या है, इस मेथड की सॉल्यूशन है, ठीक है जी। इसी तरह ये हमारे पास ये एक मेथड है, अगले मतलब ये भी सॉरी क्वेश्चन है, इस मुख्तलिफ सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें मैं आपके साथ फिर देखता हूं कि तो अब हम मतलब इस ये वाली फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, इसको इसी मेथड के मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो इस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को उसी तरह स्टैंडर्ड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन से कंपेयर करें, एफ ऑफ एक्स, लेमडा, ए, बी और कर्नल की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने सॉल्यूशन मालूम करनी है, तो उसी तरह यू नॉट ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस 1/5 इंटू एक्स के बराबर है। तो इसको u1 ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए इस इंटीग्रल में आप लोग पुट कर लें, ठीक है। पुट कर लेंगे आप लोग तो एक्स टी मतलब के एक्स ऑफ एक्स टी के बराबर और यू नॉट की वैल्यू अपनी जगह पर, ठीक है। तो इसको मतलब इस टर्म एक्स ऑफ टी को इसके साथ मल्टीप्लाई, बल्कि एक्स को तो आप बाहर कर दें, एक्स को आप बाहर कर दें और टी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अलग अलग से इनकी इंटीग्रेशन कर दें। तो इंटीग्रेशन के बाद ये सारी चीजें असल में सिंपल हैं, तो मैं इसलिए डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप लोग खुद भी टीचिंग करते हैं, ये बहुत सिंपल सी इंटीग्रेशन है, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल से नहीं जा रहा इस पर। खैर बहरहाल जब इसको इन दोनों टर्म्स को आप अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास फिर क्या आता है, एक्स बाय मतलब 1/5 इंटू एक्स आप कॉमन ले लें तो ये आता है 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू, मतलब कैलकुलेशन कर लें तो 2/15 एक्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया ना। मतलब इसमें हमने हमारे पास t4 आया और t स्क्वायर आया, इन दोनों का हमने अलग अलग इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट की हमने, ठीक है। तो हमारे पास 2/15 x आ गया, ठीक है। तो इसको जब हम u2 ऑफ x के लिए इंटीग्रल में पुट करेंगे तो 2/15 और x तो उसी तरह बाहर हो जाएंगे, बाकी t स्क्वायर का इंटीग्रल लिमिट्स पुट करने के बाद हमारे पास 2/45 आ जाएगा। और इसको जब हम u3 ऑफ x के लिए इंटीग्रल में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास फिर 2 डिवाइड बाय 135 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह कैलकुलेट करते जाएंगे हम और इसको इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे। तो ये मतलब ये x क्यूब माइनस 1/5 इंटू एक्स प्लस 2/15
15 इंटू एक्स, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 1/5x ये तो अपनी जगह पर, लेकिन इन टर्म्स को देख लें तो इन टर्म्स में हमारे पास 2/15 इंटू एक्स ये हमारे पास कॉमन बन रहा है। कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 1 + 1/3 + 1/9 अप टू सो ऑन। अब इस ये भी हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, जिसमें पहला टर्म मतलब a हमारे पास 1 के बराबर है, फिर 1 के साथ प्लस 1/3 मल्टीप्लाई किया गया जिससे हमारे पास 1/3 आया, 1/3 के साथ भी प्लस 1/3 मल्टीप्लाई किया गया जिससे 1/9 आया, इसी तरह अगले टर्म्स के साथ भी प्लस 1/3 मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये मतलब क्या आ रहा है 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। इसमें a की वैल्यू मतलब क्या है हमारे पास 1 है और r की वैल्यू 1/3 है, क्योंकि ये हमारे पास मतलब r की वैल्यू 1/3 क्योंकि हर टर्म के साथ हम 1/3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें r की वैल्यू 1/3 है विच इज लेस देन 1, मतलब r एब्सोल्यूट वैल्यू जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया कि r एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी ये r एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब 1/3 इट इज लेस देन 1। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। ऊपर भी हमारे पास वो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या थी, लेस देन 1 थी, तभी हमारे पास वो क्या आया, वो सीरीज कन्वर्जेंट आया। यहाँ पर भी ये इक्वेशन हमारे सॉरी ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में r एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये सीरीज हमारे पास अब देखें कन्वर्जेंट आएगी। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम बराबर होगा 1/1 - 1/3। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/5 इंटू एक्स अपनी जगह पर, और इससे हमारे पास आ जाएगा 2/15 x इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो जाएंगे और 3 5 जार 15, तो ये आता है एक्स क्यूब माइनस 1/5 इंटू एक्स प्लस 1/5 इंटू एक्स, क्योंकि 2 भी 2 के साथ कैंसिल और 3 15 के साथ कैंसिल हो जाता है, मतलब 3 5 जार 15, तो माइनस 1/5 इंटू एक्स प्लस 1/5 इंटू एक्स कैंसिल हो जाते हैं। तो यू आखिर में हमारे पास रह जाता है u ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 3, जो कि हमारे पास इस इंटीग्रल इक्वेशन की सॉल्यूशन है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको शक हो रहा है कि आपने ये सॉल्यूशन सही मालूम किया है, तो इसके के लिए तरीका ये है कि u ऑफ x की वैल्यू ओरिजिनल इंटीग्रल इक्वेशन, इस यहाँ पर जो हमारे पास ओरिजिनल इंटीग्रल इक्वेशन है, इसमें u ऑफ x की वैल्यू को आप लोग पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर नहीं सेटिस्फाई हो रही तो ऑब्वियस बात है कि आपने फिर कोई ना कोई गलती की है। सही है, और बाकी ये एग्जांपल नंबर 4 ये भी उसी तरीके के मुताबिक है, तो ये आप लोग खुद ट्राई करें, खुद देखें इसको। और फिर हम आते हैं एग्जांपल नंबर 15 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 15 को अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ हम आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 अगर आप लोग ये मतलब देखें तो ये बराबर है u ऑफ x इक्वल टू cos x प्लस 2x प्लस दिस इंटीग्रल 0 अप टू पाई xt इंटू यू ऑफ t dt। ठीक है, ये हमारे पास अब इंटीग्रल इक्वेशन है। इसको उसी तरीके से अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की, तो f ऑफ x हमारे पास cos x प्लस 2x के बराबर आ रहा है, लेमडा हमारे पास 1 है और लिमिट्स a तो 0 और b पाई के बराबर, और कर्नल हमारे पास xt के बराबर है। ठीक है, तो अब इसकी सॉल्यूशन हम मालूम करेंगे, तो u नॉट ऑफ x, तो उसी तरह हमारे पास cos x प्लस 2x के बराबर आएगा। जब इसको आप पुट करोगे u1 ऑफ x के लिए इंटीग्रल के अंदर, तो ये आएगा x मतलब लेमडा तो 1 के बराबर है ना, तो फिर k ऑफ x ऑफ t xt और u नॉट ऑफ t मतलब u नॉट ऑफ t किसके बराबर है, cos t प्लस dt। तो x को आप बाहर कर दें इस इंटीग्रल से, ठीक है, कांस्टेंट है, और t cos t प्लस 2t dt हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख लें। ठीक है, अलग अलग जब आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पर मतलब t cos t dt का इंटीग्रल x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पर t स्क्वायर का इंटीग्रल 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर चूंकि दो फंक्शन है t और cos t, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला एफएससी में जो आप पढ़ाते हैं वो हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन t को ले लेंगे और सेकंड फंक्शन cos ऑफ t को ले लेंगे। तो जब हम मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो cos t का इंटीग्रल आप जानते हैं sin t के बराबर आता है, और इसमें फिर ये इस होल टर्म में हम क्या करेंगे, ये लिमिट्स पाई और 0 पुट करेंगे। फिर माइनस आगे क्या फॉर्मूला है कि फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और इनका असल में हम होल इंटीग्रल लेते होते हैं। तो असल में यहाँ पर अगर आप देखें
तो टी हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव तो 1 होगा हमारे पास, और सेकंड फंक्शन cos t है तो इसका इंटीग्रल हमारे पास sin tt, तो मतलब sin t into 1 इसका हमने होल इंटीग्रल लेना होता है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल दोनों का प्रोडक्ट में लिखें, जो भी नतीजा आएगा उसका होल इंटीग्रल। तो t का डेरिवेटिव 1 आ गया, cos t का इंटीग्रल sin t आ गया, sin t into 1 sin t ही होता है, और इसका होल इंटीग्रल हमने मालूम करना है, और इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल सी है। तो ये फिर हमारे पास पाई इंटू साइन पाई, लिमिट्स पुट कर दें, -0 इंटू साइन 0, और ये मतलब इसमें इसका इंटीग्रल हमारे पास फिर क्या होता है cos t, और इसमें पाई और 0 लिमिट पुट करनी होगी, और इसी तरह 2/3x मतलब, और इस t क्यूब में आप लिमिट्स पुट करेंगे तो पाई क्यूब -0 क्यूब, तो ये साइन पाई आपको पता है 0 के बराबर होता है, तो ये वाला टर्म भी 0 हो गया, और ये वाला टर्म तो वैसे भी 0 है हमारे पास, सही हो गया जी। और ये होगा cos पाई माइनस cos 0, और 2/3x इंटू पाई क्यूब, ठीक है, मतलब ये जीरो, ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, और cos पाई माइनस cos 0 प्लस 2/3 पाई क्यूब इंटू एक्स। cos पाई -1 के बराबर होता है, और cos 0 ये 1 के बराबर होता है, तो -1 इंटू -1 इट इज -2, मतलब इन दोनों को हम ऐड करने से -cos 0 और प्लस cos पाई को ऐड करने से -2 हमारे पास आता है, तो -2x मतलब x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस 2/3 पाई क्यूब x, ठीक है। फिर आगे इसके साथ आप लोग x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा -2 प्लस 2/3 इंटू पाई क्यूब, इवन 2 भी आप इससे अगर आप कॉमन ले सकते हैं, खैर एनीवे। फिर अब आप u2 के लिए यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लें। u2 के लिए जब आप लोग ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो ये तो पूरा टर्म ही एक तरह से मतलब इसमें सिर्फ क्या है t, मतलब जब यहाँ पर तो खैर x है ना, x का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर तो u1 ऑफ t मतलब t का फंक्शन है ना, तो x t से चेंज हो जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये वाला पूरा टर्म कांस्टेंट होगा, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, x भी इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, सिर्फ t इंटू टी मतलब t स्क्वायर रह जाएगा, तो उसकी तो बहुत सिंपल सी इंटीग्रेशन है। तो उसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो पाई क्यूब बाई 3 एक्स पाई क्यूब बाई 3 आएगा, मतलब इसको जब आप लोग इंटीग्रेट करेंगे टी स्क्वायर को और लिमिट्स पुट करेंगे तो पाई क्यूब बाई 3 हमारे पास आ जाता है। पाई क्यूब बाई 3 को आप इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर लें तो ये -2/3 पाई क्यूब प्लस 2/9 इंटू पाई 6 होल मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, होल मल्टीप्लाई बाय एक्स, सॉरी। तो ये मतलब हमारे पास क्या है, ये u2 ऑफ x की वैल्यू है। फिर इसको अगर आप u3 के लिए पुट करना चाहें भी तो भी ठीक है, लेकिन बस इतना आगे मत जाएं क्योंकि ये फिर थोड़ा सा आपके लिए शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। वैसे भी इसमें हमारे पास कोई खास ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनेगी, कैसे नहीं बनेगी इस वो आप देख लें यहाँ पर, मतलब आप ये सारी u0 ऑफ x, u1 ऑफ x और u2 ऑफ x की वैल्यूज पुट कर लें तो ये आता है cos x प्लस 2x माइनस 2 प्लस 2/3 पाई क्यूब इंटू होल मल्टीप्लाई बाय x प्लस दिस टर्म इंटू होल मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये असल में cos x 2x माइनस 2x 2/3 पाई क्यूब माइनस एक्स माइनस 2/3 पाई क्यूब एक्स, मतलब हर टर्म अगली जगह दोबारा मौजूद होगा लेकिन अपोजिट साइन में, मतलब ये टर्म देखें आगे दोबारा मौजूद है अपोजिट साइन में, ये वाला टर्म भी आगे फिर मौजूद है अपोजिट साइन में, और ये वाला टर्म भी आगे फिर मौजूद होगा अपोजिट साइन में, तो ये सारे क्या होते जाएंगे, आपस में कैंसिल होते जाएंगे और सिर्फ cos x हमारे पास रह जाएगा, तो मतलब cos x ही इस इंटीग्रल इक्वेशन की सॉल्यूशन है। तो इसलिए हमने यहाँ पर u3 ऑफ x नहीं मालूम किया कि ये कोई खास ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास नहीं बना रहा, तो इसलिए बस इतनी भी आप लोग मालूम कर लें तो काफी है, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब इसकी सॉल्यूशन क्या आ गई, cos x आ गई हमारे पास। इसी तरह अगर आप लोग इस इंटीग्रल के, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है इंटीग्रल इक्वेशन, इसमें f ऑफ x हमारे पास e पावर x माइनस 1 लैम्डा 1 a और b और k ऑफ x ऑफ t के बराबर, u0 ऑफ x हमारे पास e पावर x माइनस 1 के बराबर आएगा, तो u1 ऑफ x के लिए आप u0 ऑफ t को पुट करेंगे तो ये t इंटू e पावर t माइनस 1 इंटू dt, तो t को दोनों से मल्टीप्लाई करें और अलग अलग इंटीग्रेट करें, यहाँ पर उसी तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस्तेमाल होगी और यहाँ पर तो सिंपल इंटीग्रल हमारे पास इस्तेमाल होगा। तो इंटीग्रेशन t को आप फर्स्ट फंक्शन ले लें, e पावर t को सेकंड ले लें, तो e पावर t का इंटीग्रल तो e पावर t आता है, तो t e पावर t और इस पर लिमिट
1 0 पुट कर लें। और इस पर अगर आप सेकंड मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू टी इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो टी का तो हमारे पास डेरिवेटिव 1 होता है और ई पावर टी का इंटीग्रल सेकंड होता है, तो ई पावर टी का ही हमने इंटीग्रल होल इंटीग्रल मालूम करना होता है इस टर्म में, जिससे ई पावर टी आता है। ये बहुत आसानी से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं, ठीक है। और ये टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखें इस टर्म को देख लें आप, इस सेकंड वाले को, कि देखें मतलब फर्स्ट फंक्शन टी है, तो दूसरी सेकंड टर्म में क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, कि मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड और फिर इसका होल इंटीग्रल। मतलब अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट से तो 1 आता है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड से ई पावर टी आता है, तो ई पावर टी इंटू 1 ई पावर टी होगा, तो इसका इंटीग्रल तो ई पावर टी दोबारा आ जाएगा एक तरह से। अब आप लिमिट्स पुट कर दी जाए, तो ये हमारे पास 1 ई पावर 1 माइनस 0 ई पावर 0, और ये ई पावर 1 माइनस ई पावर 0, और इसमें भी आप लोग इसी तरह लिमिट पुट करते जाएं, तो ये तो हमारे पास ई पावर 1 हो जाएगा, ये टर्म हमारे पास 0, और ये ई पावर 1 उसी तरह, और ये हमारे पास प्लस 1 हो जाए, माइनस 1 आएगा ई पावर 1 से, तो ई और वी यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, और इससे हमारे पास इस टर्म से हमारे पास मतलब 1/2 ही आता है, माइनस ओवरऑल माइनस 1/2, ठीक है। ई और ई कैंसिल, तो 1 माइनस 1/2 इट इज प्लस 1/2, ठीक है। तो u1 ऑफ टी एक्स हमारे पास क्या आ गया 1/2, मतलब u1 ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया कांस्टेंट आया है, तो इसको यहाँ पर पुट कर लें, बहुत सिंपल सी इंटीग्रेशन, तो u2 ऑफ एक्स भी कांस्टेंट 1/4 आएगा, इसी तरह u3 ऑफ एक्स भी कांस्टेंट 1/8 आएगा। इन सबको आप लोग पुट कर लें, ठीक है। इन सबको जब आप लोग पुट कर लेंगे, तो e पावर x माइनस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू सो ऑन, e पावर x माइनस 1 अपनी जगह पर और प्लस 1/2 कॉमन ले लें, तो ये उसी तरह की ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, जिसमें a हमारे पास 1 होगा और r हमारे पास एक तरह से क्या होगा, r हमारे पास प्लस 1/2 के बराबर होगा। कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि r एब्सोल्यूट हमारे पास लेस देन 1 है, और r 1/2 क्यों है, क्योंकि हर टर्म के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लें हमारे पास, तो इससे हमारे पास 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 से सिर्फ 2 आता है हमारे पास, ठीक है। इस टर्म से सिर्फ 2 आता है, ये इस टर्म से सिर्फ 2 आएगा हमारे पास, 2 इंटू 1/2 ऑब्वियसली इट्स 1, और 1 कैंसिल, तो u पावर x से हमारे पास e पावर x आ गया एक तरह से, मतलब इस इंटीग्रल इक्वेशन की सॉल्यूशन e पावर x है हमारे पास, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।